great future teachers. Welcome back to our channel. So we are discussing English pedagogy, जिसके हमने टोटल 7 सेशंस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, आज का सेशन है सेशन नंबर 8, जिसमें हम कुछ टर्म्स रह रहे थे उसको आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि लैंग्वेज टीचिंग के कुछ मेथड्स हैं, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या है, सीएलटी मेथड क्या है, और सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग क्या है, ये सारी चीजें. उसके बाद हम बात करेंगे बिक्स और काल्प के बारे में. बिक्स क्या है और काल्प क्या है, ये दोनों जो है वो लैंग्वेज स्किल्स हैं. ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. उसके बाद हम आखिर में बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. देखिए, इस सेशन से आपके 1 से 2 नंबर हर बार के पक्के हैं. ठीक है, ये 1-2 नंबर भी आपके बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं, इसलिए सेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर ध्यान से. ठीक है, सो दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय. चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन. सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है. ठीक है, सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, जीटी मेथड. इस पिक्चर को देखिए. सो यहाँ पर एक टीचर है जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि एक टीचर है जो ग्रामर रूल्स को पढ़ा रही है. यही है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल्स को याद कराने में, ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न कराने पे फोकस किया जाता है. ठीक है, उसमें क्या कराते हैं टीचर, डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं. बेसिकली डिडक्टिव अप्रोच यानी वो सबसे पहले आपको ग्रामेटिकल रूल्स बता देंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप इन रूल्स का यूज करें. ठीक है, तो ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. और इसमें जो सबसे जरूरी बात वो ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो नेटिव लैंग्वेज यानी मदर टंग लैंग्वेज में दी जाती हैं, और देन उसको ट्रांसलेट किया जाता है टारगेट लैंग्वेज में. ठीक है, जैसे कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश आपकी टारगेट लैंग्वेज है, तो टीचर पहले आपको मदर टंग यानी जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है जिसमें आपको सब कुछ समझ में आता है, तो वो उस लैंग्वेज में वो आपको ग्रामेटिकल रूल्स को पहले पढ़ाएगी, पहले फोकस कराएगी सारे रूल्स पे. ठीक है, पहले वो आपको सारे रूल्स को रटवाएंगे, देन उसको ट्रांसलेट करके और आपके जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सीखने में फोकस किया जाएगा. ठीक है, और इस मेथड को क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक तरीका यूज हो रहा है वो एक तरीके से बहुत पुराना मेथड है, इसलिए उसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है. ठीक है, और यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोच आपकी यूज हो रही है. सो मेन बातें क्या याद रखनी है ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में, कि इसमें मदर टंग का यूज होता है, ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न कराने पे फोकस किया जाता है, ये ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है, और इसमें टारगेट लैंग्वेज जो भी है उसको ट्रांसलेशन के थ्रू सीखा जाता है और डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है. ठीक है, ये था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. एक क्वेश्चन देखते हैं. द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइजेस ऑन, किस चीज पर फोकस करता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ओरल फ्लुएंसी या कमांड ओवर स्पीच या फिर यूज ऑफ मदर टंग या लिसनिंग एंड स्पीकिंग. सो अभी हमने इसको डिस्कस किया कि यूज ऑफ मदर टंग जो है वहां पर इस चीज पर फोकस किया जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मदर टंग लैंग्वेज में आपको दी जाती है और बच्चा देन उसको ट्रांसलेट करता है टारगेट लैंग्वेज में. ठीक है, इस तरीके से आपकी ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वर्क करता है. अब नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड आप कह सकते हैं एक तरीके से जस्ट अपोजिट है हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का. ये उसके विरोध में कह सकते हैं या उसके आलोचना में ही इस मेथड को लाया गया था. ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या था, किस चीज पे जोर देता था कि पहले आपको ग्रामेटिकल रूल्स बताए जाएंगे और वहां पर मदर टंग का यूज होगा. सो डायरेक्ट मेथड कहता है कि भाई अगर आप मदर टंग का यूज करोगे तो बच्चा उस टारगेट लैंग्वेज को सीखेगा कैसे, इसलिए हम डायरेक्टली मदर टंग का यूज ना करके हम डायरेक्टली जो भी टारगेट लैंग्वेज हमें सीखनी है हम उसका यूज करेंगे. ठीक है, ये कहता है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज का यूज करना. कुछ लोग इस मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं. ठीक है, और ये भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने का ही एक मेथड है, और यहाँ पर मदर टंग का जो यूज है वो बिल्कुल मना होता है, सख्त मनाही होती है. ठीक है, मदर टंग का यूज करना बिल्कुल मना होता है, और यहाँ पर इंडक्टिव अप्रोच फॉलो होती है, यानी पहले आपको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं बताए जाएंगे, यहाँ पर पहले उसका यूज करना बताया जाएगा. पहले आप उस रूल्स को, उन जो भी सारे रूल्स वगैरह हैं उनको आप यूज करोगे, देन हम रूल्स पे आएंगे. पहले उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, उसके बाद जाकर हम रूल्स को सीखेंगे. तो ये है इंडक्टिव अप्रोच. सो डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव अप्रोच होती है, ग्रामेटिकल रूल्स पे ज्यादा फोकस नहीं होता, मदर टंग का यूज बिल्कुल मना ही है, और डायरेक्ट हम टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं टारगेट लैंग्वेज सीखने के लिए. ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए. यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज कहें या टारगेट लैंग्वेज कहें, दोनों का मतलब अगर हम
इन द सेंस इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश से ही होगा, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश होगी या टारगेट लैंग्वेज भी इंग्लिश होगी, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड में यही कि आप अपनी हर बात को इंग्लिश में ही बोलेंगे, इंग्लिश का ही यूज करेंगे, हिंदी बोलने पे फाइन लगेगा, सख्त मनाही है हिंदी बोलना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। ये क्या होता है? कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच, ये दोनों सेम, अगर दोनों बातें कहते हैं तो दोनों एक ही बात होगी यहाँ पर, ठीक है। अप्रोच। सो इस लैंग्वेज टीचिंग, जैसा कि आप इसके नाम से जान रहे हैं, ये भी लैंग्वेज को सीखने या पढ़ाने का एक तरीका है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें फोकस किस बात पे होता है कि जो भी लर्नर है या जो भी बच्चा है उस वो इतना एबल हो जाए, इतना कैपेबल हो जाए कि वो कम्युनिकेट कर सके फ्लुएंटली टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी लर्नर है वो इस काबिल हो, इस तरीके से कैपेबल हो कि कम्युनिकेट कर सके टारगेट लैंग्वेज में। नाम से ही आप देख लेंगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन पे जोर होता है, ठीक है। इनका जो मेन फोकस है वो होता है फ्लुएंसी, यानी जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है, उसमें आपके पास फ्लुएंसी होनी चाहिए, आप उसमें इंटरेक्शन कर सके, उसमें कम्युनिकेशन कर सकें, उसमें अपनी बात को समझा सकें, फ्लुएंटली कह सकें, ठीक है। यही इस मेन जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का फोकस है। या इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर कहता है तो वो भी यही होगा कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि हम कम्युनिकेट कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, फ्लुएंट बन सकें अपनी टारगेट लैंग्वेज में। सिंपल। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, विच इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो अभी हमने डिस्कस किया कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, कि आप उस लैंग्वेज में फ्लुएंट बन सकें, उसमें कम्युनिकेट कर सकें, उसमें इंटरेक्ट कर सकें। ऑप्शंस देखते हैं। एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। जी हाँ, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्रामर, language acquisition is limited to classroom activity, learners on personal experience are not given importance in the learning process। बाकी सारे ऑप्शंस को आप इग्नोर करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमें एम्फेसिस किस चीज पे दिया जाएगा कि जो भी लर्नर है वो अपनी टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके, इंटरेक्ट कर सके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस चीज पे फोकस करती है? राइटिंग पर, या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, या फिर लैंग्वेज यूज, या फिर फॉर्म। सो वहां पर मेन फोकस किस चीज का होता है कि लैंग्वेज का हम यूज कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, है ना, कितने अच्छे तरीके से हम उस टारगेट लैंग्वेज का यूज कर पा रहे हैं, यही होता है हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कितने अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो वहां पर यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लैंग्वेज यूज, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो लैंग्वेज यूज पर फोकस करती है, कम्युनिकेशन पर फोकस करती है, इंटरेक्शन पर फोकस करती है, फ्लुएंसी पर फोकस करती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, यानी एसएलटी क्या है, या फिर सिचुएशनल अप्रोच भी कह सकते हैं इसे। सो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग नाम से ही हमें पता चल रहा है जहां पर सिचुएशन कोई इन्वॉल्व हो, यानी लैंग्वेज टीचिंग अकॉर्डिंग टू एनी सिचुएशन। तो सिचुएशन किस तरह की हो सकती है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे, जब बच्चा क्लास में आता है, एंटर करता है, तो उसको कुछ वर्ड्स सिखा दिए जाते हैं पहले से कि भाई बच्चे जब आप अंदर एंटर करोगे तो आपको क्या बोलना है, मे आई कम इन मैम, है ना, आप भी बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो इस तरह ये क्या हो गई, एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई जहां पर बच्चा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है। तो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग यही है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर पैटर्न या लैंग्वेज आपको सिखा दी जाए और आप उसको यूज करते हो, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के, जैसे थैंक यू, वेलकम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, ये सारे जो वर्ड्स हैं, है ना, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है कि भाई आपको इस सिचुएशन में इस वर्ड का यूज करना है, इस लैंग्वेज का यूज करना है, इस पैटर्न का यूज करना है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के एग्जांपल हैं, ठीक है। और ये सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग हर केस में एकदम सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग का नाम ही सिचुएशनल है, तो ये जस्ट सिचुएशंस, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए यूज होती है इस तरह की जो टीचिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर यूजेस अ पर्टिकुलर सिचुएशन एप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। एक टीचर जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का यूज करता है, तो उसका जो ये अप्रोच है वो किस तरह का अप्रोच है। तो जहां पर भी पर्टिकुलर सिचुएशंस की बात होगी, सो वहां पर सिचुएशनल अप्रोच होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ हमने मेथड्स पढ़े, टीचिंग मेथड्स, ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग के कुछ मेथड्स पढ़े। अब हम बात कर लेते हैं बिग्स और काल्प के बारे में।
कि बिक्स क्या है और काल्प क्या है। सो बेसिकली मैंने जो जैसा कि आपको बताया कि बिक्स और काल्प जो है वो दोनों लैंग्वेज स्किल्स हैं। लैंग्वेज स्किल्स मतलब आप लैंग्वेज को कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं, वो होती है लैंग्वेज की स्किल्स, ठीक है। सो बिक्स क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, नाम से ही जैसा आपको पता चल रहा होगा कि आपस में बातचीत, इंटरपर्सनल मतलब आपस में बातचीत करने लायक जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है वो होती है बिक्स, ठीक है। ये है हमारी बिक्स। यानी इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पर पड़ सकती है आपको? नीडेड टू इंटरेक्ट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, भाई आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या फेस टू फेस आपने किसी दोस्त के साथ खेल रहे हैं या कोई और गेम चल रहा है, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं या कुछ बातचीत हो रही है। तो इस तरह के जो जितने भी बेसिक हमारे सोशल सिचुएशंस होंगी वहां पर बिक्स स्किल का यूज होता है, ठीक है। बिक्स रेफर्स प्राइमरी टू कंटेक्स्ट बाउंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स परसुएशन, नेगोशिएशन। ये जो स्किल है इसमें परसुएशन और नेगोशिएशन जैसे वर्ड्स भी शामिल है। नेगोशिएशन मतलब जैसे आप आपस में आप बातचीत कर रहे हैं, वो हो गया। और जैसे बच्चा कुछ बोल रहा है तो टीचर उसको और प्रोत्साहित कर रहा है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स में आएंगी, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, कि बेसिक इंटरपर्सनल स्किल कब डेवलप होनी चाहिए, कब उसकी जरूरत होती है? प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक प्राइमरी लेवल का बच्चा जो है उसके अंदर बिक्स की जो स्किल है वो डेवलप होना जरूरी है, ठीक है। आगे जो हम काल्प की बात करेंगे, काल्प जो है वो एक हायर ऑर्डर स्किल है, ठीक है। मतलब आगे चलकर उसको बड़े होने पर उस स्किल की जरूरत होती है, बट एक बेसिक लेवल पे आपको बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल की जरूरत होती है। यानी बच्चा इतना कैपेबल हो कि वो अपनी बात को कह सके, समझा सके, बता सके, आपस में इंटरेक्ट कर सके। यही हमारा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक एग्जांपल है बिक्स का। सो फर्स्ट क्या है? एक्सप्लेन योर प्रोसीजर टू अपीयर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप अपने प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो मैंने अभी बताया था कि बिक्स क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, यानी आपस में आप बातचीत कर रहे हैं, आपका इंटरेक्शन हो रहा है। बट क्या यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जब आप किसी को अपना एक्सपेरिमेंट समझा रहे होंगे तो क्या वहाँ बोथ हैंड्स पे इंटरेक्शन हो रहा होगा? वहां पर तो आप अपनी बात को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बोथ हैंड्स पे कम्युनिकेशन हो रहा है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन पहली बात यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही बिक्स के अंदर नहीं आएगा। और जो यहाँ पर प्रोसीजर की बात हो रही है कि वो अपना प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहां पर भी सिर्फ वो बोल रहा होगा ना, सामने वाले तो उस चीज को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। सो वहां पर बिक्स की स्किल नहीं होगी। डिस्कसिंग रिस्पॉन्स टू अ स्टोरी इन अ स्मॉल ग्रुप इन द क्लासरूम। देखिए जब भी डिस्कशन की बात होगी तो डिस्कशन में आप बेसिक इंटरेक्शन नहीं यूज करते। डिस्कशन में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है लैंग्वेज में। जब भी आप किसी चीज को समझ रहे होंगे या उसका एनालिसिस कर रहे होंगे तो वहां पर आपकी जो लैंग्वेज होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छा डिस्कशन कर पाते हैं ना। भाई आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप इंग्लिश में कैसे इंटरेक्ट कर लेंगे? या आप किसी डिबेट कंपटीशन में बैठे हैं तो वहां पर आप डिस्कशन कैसे कर लेंगे अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं है? तो इसलिए वहां पर बेसिक स्किल का यूज नहीं होगा, डिस्कशन में बेसिक स्किल का यूज नहीं होगा, वहां पर हायर स्किल्स का यूज होगा। सो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है और आपका सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग अ लेक्चर ऑन टॉक। कोई एक लेक्चर दे रहा है और आप वहां से नोट्स बना रहे हैं, तो क्या ये हमारा बिक्स के अंदर आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल ही इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सो फोर्थ ऑप्शन क्या है? नेगोशिएटिंग टर्न टेकिंग विद अ पीयर ड्यूरिंग अ फ्री डे। आप खेल रहे हैं और अपने एक एक पीयर के साथ, अपने मतलब जो भी आपका ग्रुप है, एक एक के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं। नेगोशिएशन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, बातचीत करना। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन द केस ऑफ बिग्स, ठीक है। अब इसमें जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं कि डिस्कशन के लिए आपको ज्यादा हायर ऑर्डर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, बेसिक कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बस बातचीत के लिए हो सकती है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लैंग्वेज की क्लासरूम है जहां पर आपको बच्चों को डायरेक्शंस लिखने के लिए कहा गया अपने होम से लेकर स्कूल के लिए, ठीक है। होम से लेकर स्कूल के लिए बच्चों को कहा गया कि डायरेक्शन लिखें। तो जब बच्चे उन डायरेक्शंस को लिख लेंगे, दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शन इन द पेयर टू ईच अदर। वो अब एक दूसरे को पेयर्स में अपनी डायरेक्शन को प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कि मैं यहाँ से लेफ्ट गया, मतलब आपस में उस चीज को प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक्टिविटी किस चीज में हेल्प करेगी?
दे आर डायरेक्शनल सेंस विच अ स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूजेस, यहाँ पर ओपन नहीं ओफन आएगा, ठीक है, ऑफन कंफ्यूजेस। सेकेंड है द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विद साइंस, इंटीग्रेशन होगा लैंग्वेज का साइंस के साथ, या फिर काल उनका डेवलप होगा, या बेसिक इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होगी। देखिए, जब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को प्रेजेंट करेंगे, तो उनकी जो बातचीत की एक स्किल है वो डेवलप होगी, बेसिक स्किल डेवलप होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उनको एक काम दे दिया गया, अब बस उस काम को उनको रिप्रेजेंट करना है, बोलना है। तो यहाँ पर कोई हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल तो यूज हो नहीं रही कि उनको बहुत बड़ा डिस्कशन करना है, यहाँ पर एक बेसिक स्किल यूज हो रही है। सो यहाँ पर बिक्स डेवलप होगा बच्चों में, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल उनकी डेवलप होगी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये जो टर्म है ये जिम क्यूमिन ने डेवलप किया था। इसका मतलब होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। देखिए, प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है एक्सपर्टाइज या फिर हायर डिग्री ऑफ एनी स्किल। आप जिस चीज में भी जिस स्किल की बात करते हैं आप उसमें एक्सपर्ट हो, ये। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब आप लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज करते हो, तो ये है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, है ना। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि काल की जो फुल फॉर्म है वो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जिम क्यूमिन के अनुसार। इन्होंने बताया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लेकिन लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर एडवांस्ड लिखा हुआ मिलेगा, कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और जिम क्यूमिन के अनुसार जो है वो ये है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। सो बोथ, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो वो भी सेम चीज है, ठीक है, वो भी आप इसे ही समझेंगे। अब काल्प ये कहता है कि आपका जो भी लैंग्वेज है आप उसमें बिल्कुल प्रोफेशिएंस हो, उसमें बिल्कुल आप फ्लुएंट हो, ठीक है। इसमें फ्लुएंसी पर बिल्कुल जोर दिया जाता है कि आपके पास जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, जो भी लैंग्वेज है आपकी टारगेट लैंग्वेज, आप उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो, बिल्कुल फ्लुएंट हो, ठीक है, ये है काल्प का मतलब। काल्प जो है वो आपके आगे चलकर बड़े लेवल पे आपको आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक लेवल पे तो आपको काल्प की जरूरत होती नहीं है, बट प्राइमरी लेवल पे आपको किस चीज की जरूरत होगी, बिग्स को डेवलप करने की। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में आता है बार बार, ये बहुत बार, कि प्राइमरी लेवल पे बच्चे में किस तरह की स्किल को डेवलप करना है, तो बिग्स को डेवलप करना है। और हायर लेवल पे बच्चे में किस तरह की स्किल आनी चाहिए, बाद में वो काल्प की जो स्किल है वो उसके अंदर डेवलप होगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर काल्प, इनमें से कौन सी एक्टिविटी एक जो है वो काल्प के अंदर आती है, आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। आंसरिंग कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, राइटिंग बुक रिव्यूज और मेकिंग रिजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर आंसरिंग अ कॉल, या फिर एक अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं आप, या आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो इन तीनों में ही आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी से कॉल पे बात करते हैं तो क्या आप फॉर्मली बिल्कुल एकदम फ्लुएंट लैंग्वेज यूज करते हैं, आप अपनी बेसिक लैंग्वेज यूज करते हैं, बेसिक इंटरेक्शन होता है आपस में, है ना। और उसके बाद जब आप किसी से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो क्या वहां पर एकदम हायर ऑर्डर लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी आपको जस्ट पूछना है कि भाई कब की अपॉइंटमेंट फ्री है और कब मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, जस्ट इतनी सी बात होगी, है ना। उसके बाद रिजर्वेशन करना है तो सेम सिचुएशन वहां पर भी होगी कि आपको बस टिकट पूछना है कि कितने की टिकट है या किस टाइम में निकलवानी है, ये सारी थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स वहां पर जरूरत होंगी। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज है, यहाँ पर तो आपको बस बेसिक इंटरेक्शन करना है। बट अगर बात करें हम बुक रिव्यूज की, अगर हम बात करते हैं राइटिंग बुक रिव्यूज की, तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें बतानी होंगी, आप बताएंगे कि बुक कैसी है, उसमें क्या फ्लॉज है, या फिर बुक कितनी अच्छी है, उसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजों को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सो वहां पर जब आपको राइटिंग करना होगा तो वहां पर आप एक फॉर्मल तरीका अपनाएंगे, और जो भी उसके फ्लॉज वगैरह हैं, जो भी वहां पर एक आपको मतलब उस चीज में एक अच्छी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, ताकि वो चीज को आप क्लियरली डिफाइन कर सकें। सो राइटिंग बुक रिव्यूज में आपको काल की जरूरत पड़ेगी, बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके गलत ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बेसिक स्किल की जरूरत पड़ेगी, और जो थर्ड ऑप्शन है बुक रिव्यूज को लिखना, वहां पर आपको एक अच्छी काल्प एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट प्राइमरी लेवल द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सो मैंने अभी ये चीज आपको बताई थी कि प्राइमरी लेवल पे बेसिक स्किल को आपको डेवलप करना है, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल वो उसकी डेवलप हो सके, बच्चा अपनी बात को कहना सीख जाए प्राइमरी लेवल पे, यानी जो भी वो कहना चाहता है कम से कम वो प्राइमरी लेवल पे उसको आना चाहिए, है ना। बाकी स्किल्स को आप आगे चल के डेवलप करेंगे। और मेमोराइजेशन तो एक नेगेटिव वर्ड है, इसको आप कभी किसी भी ऑप्शन में मेमोराइजेशन के साथ आप नहीं जाएंगे।
एबिलिटी टू राइट क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक फिक्स्ड एक्टिविटी बता दी कि भाई अब बच्चे को बस क्वेश्चन आंसर करना आ जाए, तो क्या ये पॉजिटिव है? ये भी एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो इसके साथ भी आप नहीं जाएंगे, ठीक है। और कार्ब जो है वो आप हायर लेवल पे डेवलप करेंगे, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पे स्किल है वो बेसिक स्किल उसमें डेवलप होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो पूरे करिकुलम में इस्तेमाल हो। अक्रॉस करिकुलम मतलब पूरे करिकुलम में यूज हो, यानी एक लैंग्वेज का यूज करना पूरे करिकुलम में। इसका मतलब है कि जैसे आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप क्या, आपकी सारी साइंस की बुक होगी वो भी इंग्लिश में होगी, मैथ्स आप पढ़ रहे होंगे वो भी इंग्लिश में होगा, एसएसटी होगी वो भी इंग्लिश में होगी। इंग्लिश तो आप इंग्लिश में पढ़ ही रहे हैं, इसका मतलब कि आप जब अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो साथ में आपकी लैंग्वेज भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो वो भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो वो भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अदर सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप अपनी लैंग्वेज को भी बेहतर कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को भी सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो है वो एक प्रोग्राम है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बाकी लैंग्वेजेस, बाकी जो नॉन लैंग्वेज कोर्सेज हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ अपनी लैंग्वेज को भी अच्छा कर सकें। जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तब आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हैं, और जब आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, यानी एक साथ आपके दो काम हो रहे हैं, है ना। तो ये होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जब आप सेम लैंग्वेज का यूज पूरे करिकुलम में करते हैं। इंग्लिश मीडियम है तो आपकी सारी बुक्स इंग्लिश में होंगी, आप इंग्लिश को भी पढ़ रहे होंगे। आप वहीं अगर हिंदी मीडियम में है तो आपकी सारी बुक्स हिंदी में होंगी, आप साइंस हिंदी में पढ़ रहे होगे, आप एसएसटी इंग्लिश हिंदी में पढ़ रहे होगे, तो आपकी साथ में हिंदी भी अच्छी हो रही होगी, और हिंदी तो आप हिंदी में पढ़ ही रहे होंगे। तो ये होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक और अप्रोच की, एक और मेथड जो हमारा रह गया था, वो है स्ट्रक्चरल मेथड। देखिए, स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स आर यूज्ड इन टीचिंग यूनिट। जब भी स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स की बात होगी टीचिंग यूनिट में यूज हो रहा होगा, तो आप वहां पर स्ट्रक्चर मेथड के साथ जाएंगे। सिचुएशनल और स्ट्रक्चर मेथड में आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिचुएशनल मेथड में वहां पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही होगी, है ना। वहीं अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात होती है तो वहां पर आपका स्ट्रक्चरल मेथड यूज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं और, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट टेक इनटू अकाउंट। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट, जहां भी कम्युनिकेशन की बात होती है, कम्युनिकेशन की बात होगी तो वहां पे दैट इज, कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप कम्युनिकेट कर पाएं, आप फ्लुएंटली अपनी बात को कह पाएं, बता पाएं। सो कम्युनिकेशन का मतलब होगा, ना तो वहां पर ग्रामेटिकल रूल्स कोई देखने आ रहा होगा, ना वहां पर सिचुएशन से कोई रिलेशन है। वहां पर मतलब होता है कि आप लैंग्वेज को कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कितने फ्लुएंट हैं आप, है ना। सो कम्युनिकेशन की जहां पर भी बात होगी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट, तो वहां पर आप फ्लुएंसी के साथ जाएंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लुएंसी। सो आज के सेशन में बस हम इतनी ही बात करेंगे। इंग्लिश के हमने टोटल 7 सेशंस किए थे, जिसमें टोटल 8 सेशंस हम कर चुके हैं। और एक जो सबसे जरूरी बात, टोटल 1 से लेके 8 सेशन, इन सब की पूरी एक पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आपके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो पीडीएफ है इसमें सेशन 1 से लेके सेशन 8 यानी पूरी इंग्लिश पेडागोजी का लगभग 95 से 98% जो सिलेबस है आपका सीटेट का, वो उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। प्लस उसमें सारे पीवाईक्यूज, सारे और जितने भी टॉपिक हैं उन सबके 5 से 10 पीवाईक्यूज मैंने ऐड किए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जब तक आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तब तक आपका सिर्फ टॉपिक पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है वो पीडीएफ। सो वो बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर जाइए, एक्सेस कीजिए और उस पीडीएफ से रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर मैं भले आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो एक्सेस दैट पीडीएफ और उसको यूज़ कीजिए और रिवीजन कीजिए। इस सेशन में बस हम इतनी ही बात करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल है इस तरह का यूजफुल, और जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड मस्ट हैव अ रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।